सबसे पहले वो मीर सरदारों के पास, किसी बड़े बंदे के पास, अपने एमपी, इनके पूरे तकरीबन पार होके उसके बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि जी अभी वो वकील करना है कि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता। कोई सिग्निफिकेंट केसेस बता सकते हैं कि लोग रोते हुए आपके पास आए हैं या कोई ऐसा जो जिसने आपको हिला के रख दिया हो? हमारा जो घर का संभालने वाला वो एक रेडी वाला है और एक ही है, वो 15 दिन से गायब है और हमारे घर के मतलब घर में खाने कुछ है। इंसानी हकूक़ के जो कारकुनान बलूचिस्तान में काम करते हुए बहुत मुश्किलात होती होंगी उनको, आपको किन किन मुश्किलों का सामना है? और स्टेट नॉन स्टेट दोनों एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इस तरह कोई आता है तो हमारे पास ज़हन में भी ये आएगा कि अभी ये जो रो रही है इसके रोने को हमने खुशी में तब्दील कर। पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में हर दूसरा बंदा सोशल एक्टिविस्ट है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? काउंटर कैसे किया जा सकता है? ये तो हमारा फोकस भी मजलूम तबका ही है कि वही लोग हमारे पास हैं, वो जब आते हैं उनके केसेस होते हैं तो हमने बहुत लोगों को रिलीफ दिया है। 26वीं तरमीम को कैसे देखते हैं और इससे इंसाफ की फरहमी में क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं? इस काम का और जज्बा बढ़ गया कि जी और करना है मुझे, फिर उसके बाद इस काम में लगे रहे और अभी तक चल रहा है। हम बड़े परेशान होते थे लेकिन आस्ते आस्ते ये है कि फिर उस परेशानी को हमने अपनी ताकत बना ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आपको अपने पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रहती है और आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ समाजी कामों में बलूचिस्तान के लोगों की और अपनी उसके अलावा अपने शोबे की बड़ी जो है वो अपने शोबे का बड़ा नाम रोशन किया है। उन्होंने एडवोकेट इमरान मीरवानी साहब मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच इमरान साहब फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग हियर। इमरान साहब, डायरेक्टली गुफ्तगू करते हैं आपसे। सोशल एक्टिविज़म, आपने बड़ी खिदमत हैं आपकी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बिलखसूस जो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस आप करते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। क्या वजह है, आपने ये शोबा क्यों चुना आपने? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा। सोशल एक्टिविज़म और इन चीज़ों का वैसे मैं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक़ नहीं होता वकालत से, बहरहाल एक जज्बा होता है कि आपके पास है। हमने जब वकालत ज्वाइन किया था तो हमारी पूरी टीम जो हम साथ स्टूडेंट थे तो तब से बढ़ के हम साथ हैं। और जब मैं कचेरी आया, यहाँ पर दोस्तों से मिला और कुदरती मेरे जो सीनियर थे इमरान बलोच साहब, जानते होंगे बल्कि सारा बलूचिस्तान को जानता है, तो इन कामों के साथ मुंसलिक थे। उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। उनके साथ जब मैंने काम किया तो मोस्टली उनके चैम्बर में मोर देन 100 ऐसे केसेस थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो कर रहे थे। तो एक कश्मकश पैदा हो गई जी कि ऐसा मतलब क्या है, ये क्यों मुफ्त में कर रहे हैं? वकालत लोग पैसे के लिए आते हैं, इस हवाले से आते हैं, तो ये क्या वजह है? जब उन केसों को मैंने गो थ्रू किया, उन केसेस के अंदर डीप स्टडी मैंने की, मैंने देखा उन लोगों को कि बड़े मजलूम लोग हैं। वो लोग हैं जो मतलब कि माशरे के सताए हुए लोग आप कह सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो थी। तो फिर वहाँ से एक बड़ा जज्बा पैदा हो गया कि यार ये काम मैं क्यों ना करूँ। इमरान साहब ने 100 केसेस किए, आपने कितने किए? रिसेंटली हमने अपना चैम्बर खोला है, क्योंकि मैं उनकी परवरिश में रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। 15 केसेस अभी तक हमने डिस्पोज ऑफ किए, 33 केसेस हमारे पेंडिंग हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप केसेस कर रहे हैं। कोई फ़ायदा पहुंचा है? बस एवरी केसेस है, कोई डिस्पोज ऑफ हुआ है, कोई फ़ायदा पहुंचा है आवाम को? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको ज़हनी सुकून मिलता है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसके अलावा नुकसान आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक जगह पर यह है, लेकिन दूसरी जगह आपकी मौजूदगी में आम आवाम को फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। हमारे पास जब जो लोग आते हैं वो सारे मजलूम एक तबका होता है, वही आता है, वरना अमीर लोग नहीं आते हमारे पास मोस्टली। हमारा फोकस भी मजलूम तबका ही है कि वही लोग हमारे पास हैं, वो जब आते हैं उनके केसेस होते हैं तो हमने बहुत लोगों को रिलीफ दिया है। कोई सिग्निफिकेंट केसेस बता सकते हैं कि लोग रोते हुए आपके पास आए हैं या कोई ऐसा जो जिसने आपको हिला के रख दिया हो? मोस्टली इस तरह केसेस होते हैं कि जैसे कि मिसिंग पर्सन एक बहुत बड़ा इशू है, आपको पता है। अब रिसेंटली जो धरने हुए थे ये BYC और इनके दौरान कुछ इस तरह के लोग भी उठाए गए। चलो कुछ तो सियासी हैं, हम समझते हैं कि उनका चलो एक सियासी तौर पर वो बन भी रहे तो उनको इशू नहीं होता। कुछ ऐसे लोग थे जो रेडी वाला था। अभी ये केस हमारे पास रिसेंटली है, मैं उसको फुल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन मैं थोड़ा वो सरसरी आपको बता देता हूँ कि वो रेडियो वाला जो उसको उठाया गया था वहाँ से, वो 15 दिन से किसी जेल में बंद था। ना उसकी फैमिली को पता है वो कहाँ है, ना मतलब वो इतने अनएजुकेटेड थे कि वो बेचारे पता नहीं लगा पाए कि हमारा बंदा कहाँ है, मतलब परेशानी से। फिर उसके बाद वो किसी थ्रू, मोस्टली हमारा ये कि हमारा ताल्लुक है सोशल एक्टिविस्ट का, जो साफ़ी होते हैं या बाकी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक होते हैं, तो उनकी रेफरेंस इस तरह के मसले आते हैं। तो उन्होंने भेजा, तो वो औरत जो थी उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई कि भाई हमारा जो घर का संभालने वाला वो एक रेडी वाला है और एक ही है, वो 15 दिन से गायब है और हमारे घर के मतलब घर में खाने कुछ है नहीं, कमाने वाला वही था। अब उस बंदे को कितना ढूंढा हमने, कहाँ से जी, अच्छा फलान जेल में है, रिमांड भी हो चुका है, उसका केस भी चल रहा है, उसकी बेल लगाई हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन कि उस औरत के पास डॉक्यूमेंटेशन के पैसे नहीं, मोस्टली इस तरह होता है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के पैसे हम कोशिश करते हैं कि फैमिली में प्रोवाइड करें। तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के पैसे भी अपनी जेब से हमने प्रोवाइड किए।
उस शख्स को हमने वहाँ से निकाला, तो जो वो खुशी हमने उस औरत के चेहरे पर जो हमने देखी, तो उसका बड़ा तस्कीन मिला दिल को कि ये मतलब उसके बाद इस काम का और जज्बा बढ़ गया कि जी और करना है, फिर उसके बाद इस काम में लगे रहे और अभी तक चल रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं। कोई केस जीते भी हैं आप या बस ऐਵੇਂ ही मुफ्त में काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जितने इस तरह केसेस मोस्टली होते फेक होते हैं, तो फेक केस को जीतना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, तो उसके लिए वो आराम से बहुत सारे केसेस तरह में। कंडीशंस क्या होती हैं जब कोई केस लेके आता है आपके पास? किस हवाले से? मतलब वो आता है तो मेंटली उनकी क्या कंडीशन होती है, उसके अलावा फिजिकल वो कैसे किन किन मुश्किलों से गुजर के आपके पास आते हैं, और चूंकि आप खुद भी बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं? है कि वो हमसे पहले बहुत जगहों पर जाते हैं जहाँ से वो हमारे पास जब वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन समझ कर ही आते हैं। सबसे पहले वो मीर सरदारों के पास, किसी बड़े बंदे के पास, अपने एमपी, इनके पूरे तकरीबन ख्वार होके उसके बाद इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि जी अभी वकील करना है कि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता। असल में ये कुछ असर रसूख वाले लोग होते हैं, वो चलो ठीक है वो अपना काम कभी कभी निकलवा लेते हैं, लेकिन इस तरह के बंदे ख्वार होके जलील होके फिर जब आते हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली कंडीशन उनकी बड़ी ख़राब होती है। उनके चेहरे देखने वाले होते हैं और चेहरे से ही कंडीशन का पता लग जाता है कि ये किस हालत में रहे हैं और किस तरह के लोग हैं। मोस्टली फिर वकील होते हैं हम लोग, हम समझ भी जाते हैं कि चले इनके ये मजलूम है भी या नहीं, उनके चेहरे से पता लगा लेते हैं कि मजलूम है, उसके बाद फिर हम केस टेक ओवर कर लेते हैं। आपकी क्या कंडीशन होती है जब ऐसा कोई केस आता है आपके पास, चूंकि बहुत मुश्किल एक मरहला होता है ये? शुरू में ऑब्वियसली हम बड़े परेशान होते थे, लेकिन आस्ते आस्ते ये है कि फिर उस परेशानी को हमने अपनी ताकत बना ली कि जी नहीं, अगर हम भी परेशान होने लग गए, इस चीज़ को हमने ही सीरियस ले लिया, या फिर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं ना औरतें आती हैं, किसी का भाई गुम है, किसी का बेटा गुम है, वो रोते हैं, बिल्कुल ऑफिस का ऐसा माहौल बन जाता है जैसे बस रोने वाला सिस्टम होता है। शुरू में बड़ा दिल अजीब होता था कि यार किस प्रोफेशन में आ गया, कैसे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को अभी हमने अपनी मजबूती बनाई। हमारे पास इस तरह कोई आता है तो हमारे पास जहन में भी आएगा कि अभी ये जो रो रही है इसके रोने को हमने खुशी में तब्दील करना है, तो वो जो ताकत उसी चीज़ से हमें मिलती है। इंसानी हकूक़ के जो कारकुनान है बलूचिस्तान में काम करते हुए बहुत मुश्किलात होती होंगी उनको, आपको किन किन मुश्किलों का सामना है? और स्टेट नॉन स्टेट दोनों एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली देखें, वकील को वो हमेशा अंडर थ्रेट रहता है, ये नहीं कि सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट या फिर जो मिसिंग पर्सन के केसेस करता है। आप किसी मर्डर के केस भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कोई दुश्मनी मोल ली सेकंड पार्टी से। और जो ओबियसली जो सोशल एक्टिविस्ट लॉयर होते हैं जो इस तरह केस करते हैं जैसे हम कर रहे हैं मिसिंग पर्सन का, अभी रिसेंटली शायद आपको याद होगा हमारे एक वकील के साथ एक वाकया हुआ है इसरार जत्तक के साथ। उनके घर में छापे पड़े हैं, कॉल्स आते हैं, धमकियाँ आती हैं, घर में छापे लगते हैं, फैमिलीज को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि वकील जो है वो उसको ऊना ही बहादुर चाहिए, अगर वो बहादुर नहीं है तो उस प्रोफेशन में ना है। आप सारा सिनेरियो बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक होगा, हर जगह बहादुरी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ जगह बहादुरी बेवकूफ़ी बन जाती है। तो ऐसा कोई केस उठाया आपने या कोई आपके सामने आए जिसमें आप बेवकूफ़ लगे? इस तरह के चलो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं, शायद हो सकता हो, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। दूसरों को शायद लगा हो, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट केस बना है जिस पर आप पे बहुत प्रेशर आया हो, जिसके बाद आप पर बहुत प्रेशर आया हो? अच्छा, केस का मैं ये एक पार्टिस का नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक केस था मेरे पास जिसमें इवन के पुलिस वालों की तरफ से मतलब अप्रोच होते रहे मुख्तलिफ तरीके से कि आप इस केस को विड्रॉ करें या कुछ करें, मतलब इस तरह की प्रेशर दिया गया मुझे काफ़ी। पुलिस के अलावा और कहीं से नहीं? हर तरफ से। अच्छा, हर तरफ से, स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एलिमेंट से? जी। लोगों का कैसा रिस्पांस होता है जब आप उनको ये बताते हैं कि आपकी केस की वजह से इतना प्रेशर आया है मुझ पे वगैरह? बताते हैं, डिस्कस करते हैं, नहीं करते? हम नहीं करते डिस्कस चीज़ों को, क्योंकि इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ है, जो ये एग्जिस्ट करती है, तो हर किसी को बताने क्या फ़ायदा। अब चीज़ जो एग्जिस्ट करती है हमें पता है तभी तो रिस्क उठा रहे हैं, और सबको पता है, हर वकील को पता है। कुछ वकीलों ने इन चीज़ों से किनारा कशी की है, कुछ अंदर है, पता सबको है। इसलिए कि हमने इस चीज़ को, अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन क्या अगर वकील अपने लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा वो? इस चीज़ को मैं किससे डिस्कस करूँ? आप मुझे बताएं किससे डिस्कस करूँ, किसको बताऊँ, मतलब कि यार मेरे साथ ये हो गया। जजेस को बता सकते हैं, बाकी हैं जजेस को। जी, अगर हमारे पास कभी इस तरह का इशू होता है तो इवन हम कंप्लेंट फाइल करते हैं अगेंस्ट पुलिस वालों के खिलाफ, हमने कंप्लेंट फाइल की हुए हैं। इवन कि स्टेट को हमने कभी वो जो अदारे होते हैं स्टेट के, पुलिस तो बसद एहतराम, पुलिस तो वो मंदिर की घंटी है, जैसे मैं भी बजाता हूँ आप भी बजाते हैं। कभी कोई ताकतवर हलकों के बारे में कोई इशू ये है कि पुलिस जो है ना फ्रंट लाइन में रहती है। मंदिर की घंटी आप माने ना माने, वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कि जब पुलिस को यूज किया जाता है तो पुलिस के खिलाफ ही जाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे लोग?
تو جب وہ پولیس تو فرنٹ لائن میں آتی ہے بہرحال، لیکن مطلب میں ان لوگوں کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ تک اپروچ نہیں کر پاتے، تو وہ کیسے آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں؟ اس طرح بہت سارے کیسز ہوں گے جو کوئی قانونی ٹیم، کوئی قانونی مشیر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تک کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اچھے خاصے ایکٹیو ہیں ہم لوگ، میں ہوں، میرے باقی جو کولیگز ہیں وہ سارے ایکٹیو ہیں، اور موسٹلی ہمارے پاس کیسے سوشل میڈیا کے تھرو ہی آتے ہیں. لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس طرح کیسے، ہم کہتے ہیں جی فلان جگہ ہمارا آفس ہے، آپ آ جائیں، پھر آ جاتے ہیں. یا پھر جیسے آپ جیسے دوست ہوتے ہیں وہ اس میں ریفرنس سے آتے ہیں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا جو صحافی ہوتے ہیں وہ آواز ہوتے ہیں مظلوموں کی. اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ شیئر کرتے ہیں ادھر سے بھی ان کا پتہ لگا لیتے ہیں، ان کو خود کبھی کبھی تو ہم خود بھی اپروچ کرتے ہیں ان کو. بہت جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم تک نہیں آ سکتے تو ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی کہ دور دراز علاقے والے ہوتے ہیں وہاں تک بھی ہمارے اپروچ ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کو وہاں پہ وکیلوں کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ ہے آپ کے علاقے میں، آپ اپروچ کریں اس کو، قانونی جتنی بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں دے دیں ان کو. تمام چیزیں سناریو ایک طرف، پاکستان میں یا بلوچستان میں ہر دوسرا بندہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ؟ چونکہ آپ سڑک پہ کوئی ایک کام لگا لیں، ایک بندہ لگائے گا، 100 پیچھے اس کے کڑے دیکھنے والے ہوں گے. ایسا کوئی ہے آپ کو دیکھنے والے؟ اوبویسلی ہر فیلڈ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیم کا بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ فیم کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہماری ٹیم الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. ان کو سب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے عوام کی خدمت کرنی، خاص کر مظلوم قوم کی. ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا. 26ویں ترمیم، آپ چونکہ قانونی ایک مشیر ہیں، وکیل ہیں، 26ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے انصاف کی فراہمی میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ میں اس کا جواب ٹیکنیکل دوں گا. 26ویں ترمیم نے مطلب اتنا اثر ڈالا ہے آج کل عدالتوں پر کہ وکیل جو ہے آج کل مطلب اپنی قابلیت سے زیادہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے مجھے شاید کوئی ابھی فیوچر میں آپ کو قابل شاید جسٹس نہ ملے. فیوچر میں شاید آپ کو وہ جسٹس ملیں جو سیاسی وکیل ہیں، جو مطلب کسی کسی سیاسی پارٹی کے انڈر رہے ہیں. کیونکہ ابھی آج ان کی چلا گیا. پہلے اس طرح تھا کہ وکلا جو ہے، وکلا کی اپنی ٹیم ہوتی تھی، یہاں سے سلیکشن ہوتی تھی، ججز سلیکٹ کرتے تھے کہ جی پھر نام جاتے تھے. ابھی کمیشن سارا ان کا ہو گیا، ججز بھی وہی سلیکٹ کریں گے، فیصلے بھی اوبیسلی وہی کریں گے. تو اس سے ایک مایوسی پھیل گئی ہے وکلا میں بھی، ججز میں بھی ایک قسم کی مایوسی آ گئی ہے کہ بھئی ابھی ریسنٹلی جو کیس ہوا ہے مارنگ بلوچ کا، اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایم پی جو ہوتا ہے نا، 3 MP کے تحت آپ کسی کو 1 مہینے کے لیے بند کر رہے ہیں اور 1 مہینے تک آپ کا جواب ہی نہیں آ رہا، اور جواب آپ کا آتا ہے 1 مہینے بعد، پھر فردر اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تب بھی عدالت کے بار بار ہم پٹیشن لگا رہے ہیں کہ سر آپ اس طرح آرڈر کر رہے ہیں، وہ آرڈر نہیں کر رہے ہیں. اس حد تک انفلوئنس آ چکا ہے. تو اس سے مایوسی کافی پھیل چکی ہے وکلا میں بھی اور ججز میں. بلوچستان کے جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بلوچستان کے جتنے بھی بالخصوص جو انسانی حقوق کے جو ہیں رضاکار ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی، پہلے تو یہ ایک ڈر کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے، خاص کر جو صحافی ہے، وکیل ہے، مرنا ہم سب نے ہے. تو کافی چیزوں کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ڈر کو سب سے پہلے سائڈ پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں کو اور بھی سائڈ رکھنا ہے. پھر ہم نے مظلوم کی آواز بننی ہے. ہمیں کہیں بھی کبھی بھی اگر موقع ملتا ہے کسی بھی مظلوم کی آواز بننے کے لیے، اگر آپ آواز نہیں بن سکتے، آپ کسی کے مطلب فار ایگزامپل جو آواز بن سکتا ہے اس تک اس کو اپروچ کرائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل عمران میروانی اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ نہ آئیں فرنٹ لائن پر، اس تک ہمیں اپروچ کرائیں، ہم اس کی مدد کریں گے. بس سر یہ. تھینک یو سو ویری مچ عمران میروانی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں شیڈول سے وقت نکال کر ہمیں دیا. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، ایڈوکیٹ عمران میروانی صاحب موجود تھے. اوور آل سیناریو پر بات چیت ہوئی. بلوچستان میں سوشل ایکٹیویزم یعنی جو رضاکارانہ جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی اور ان کی مشکلات پہ بات ہوئی. اب تک کے لیے یہ پوڈ کاسٹ یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.